नमस्कार। 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको 20 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। आप और हम देश के भीतर सुरक्षित हैं तो केवल इन सेना के जवानों की वजह से, जो हर मौसम में अपनी सेवा का निर्वहन करते हैं, फिर चाहे गर्मी हो, बारिश हो या फिर हाड़ कपा देने वाली ठंड। इसी हाड़ कपा देने वाली ठंड में एनसीसी के कैडेट्स इन दिनों गणतंत्र दिवस की तैयारियों में लगे हुए हैं। इन्हीं कैडेट्स का हौसला बढ़ाने पहुंचे सीडीएस अनिल चौहान। सेना, नौसेना और वायुसेना के तीनों अंगों के एक दस्ते ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को गॉर्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया। उन्होंने कहा कि इस देश के युवाओं में अनुशासन और नेतृत्व जैसे गुण विकसित करने में एनसीसी का योगदान अनुकरणीय है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान के सामने एनसीसी कैडेट ने बैंड की शानदार प्रस्तुति दी। सीडीएस ने एनसीसी कैडेटों के ध्वज क्षेत्र का भी दौरा किया, जहां विभिन्न सामाजिक जागरूकता से संबंधित विषयों और सांस्कृतिक गतिविधियों को दिखाया गया है। इन कैडेटों ने सीडीएस को अपने संबंधित राज्य निदेशालय की विषय वस्तुओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने रेखांकित किया कि एनसीसी 17 लाख कैडेटों के एक स्वयं सेवी संगठन के रूप में विकसित हुआ है। उन्होंने कहा कि इस देश के युवाओं में अनुशासन और नेतृत्व के गुण विकसित करने में एनसीसी का योगदान अनुकरणीय है। सीडीएस ने 75 वर्षों तक राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा करने के लिए एनसीसी को बधाई दी। छब्बीस जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसे लेकर जवान मुख्य समारोह के परेड के लिए दिल्ली में पूर्वाभ्यास कर रहे हैं। ठंड और कोहरे में लिपटी जिस दिल्ली में सुबह जब 20 मीटर तक भी कुछ दिखाई नहीं देता, उस वक्त परेड में शामिल होने वाली कई टुकड़ियां अपनी तैयारी में जुट जाती हैं। कोहरा, ठंड की वजह से भले ही दिल्ली में पारा नीचे है, लेकिन जवानों का जोश बिल्कुल हाई है। अपनी अपनी टुकड़ियों के साथ जवान सुबह सुबह यहाँ पहुँच जाते हैं और उसके बाद परेड की रिहर्सल शुरू होती है। सेना की वर्दी पहने ये जवान टैंक और अलग अलग हथियारों के साथ प्रैक्टिस करते हैं। बता दें कि हर साल सेना के जवान बेहतरीन परेड निकालते हैं, जिसे देखने के लिए देश के कोने कोने से हजारों लोगों की भीड़ उमड़ती है। दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में इलाज करवाने आने वाले मरीजों के परिजनों को अब रहने के लिए इधर उधर नहीं भटकना होगा। उनकी मदद के लिए आगे आया है अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ। दरअसल सीआरपीएफ और सीआरपीएफ के अंतर्गत काम करने वाली संस्था सीआरपीएफ फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रोजेक्ट आश्रय के तहत एम्स ट्रॉमा सेंटर के परिसर के अंदर ही आधुनिक तरीके का अस्थायी शेल्टर होम बनाया है। फिलहाल इसमें 200 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। इसके साथ ही यहाँ तीमारदारों को गर्म कंबल, रजाई, साफ सुथरे शौचालय की व्यवस्था भी की गई है, ताकि मरीज के परिजनों को कोई स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत न हो। आपको बता दें कि साल 2013 से 2020 तक सीआरपीएफ यहाँ 100 बिस्तरों वाले अस्थायी सेंटर का संचालन करता था, लेकिन 2020 में कोविड महामारी के चलते इसे बंद कर दिया गया था। हुनर की कोई जाति नहीं होती, ना ही इसका कोई संप्रदाय होता है। एक तरफ अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान के उदयपुर के एक मुस्लिम कलाकार ने अपनी कला का प्रयोग करते हुए एक खूबसूरत स्वर्ण सज्जित राम दरबार तैयार किया है। इसे देख हर कोई उनकी तारीफ करने से नहीं चूकता। उदयपुर के कलाकार वकार हुसैन ने क्रिस्टल ग्लास पर सुसज्जित स्वर्ण राम दरबार का मॉडल बनाकर सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की है। यह राम दरबार 24 कैरेट सोने से तैयार किया गया है। वकार हुसैन ने तकरीबन 1.5 महीने की मेहनत के बाद 24 कैरेट सोने का राम दरबार तैयार किया है। इसमें भगवान श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण और हनुमान की प्रतिमाएं हैं। इस राम दरबार की साइज तकरीबन 3 फीट है और वजन 30 किलो है। वकार हुसैन की ओर से बनाए गए स्वर्ण राम दरबार में लाइट एंड साउंड का भी अजब मिश्रण किया गया है। यह अपने आप में अनोखा है। पूरे देश में शारदीय नवरात्र से लेकर दशहरे के त्योहार तक रामलीलाओं के मंचन की परंपरा है। इसके जरिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जीवन चरित्र के विभिन्न पहलुओं को कलाकारों द्वारा मंचित किया जाता है, ताकि लोग अपने जीवन में भगवान राम के आदर्शों को उतार सके। लोगों में सदाचार को बढ़ावा देने के लिए इन दिनों संगम की रेत पर लगे माघ मेले में भी
धर्म और अध्यात्म की बयार बह रही है। माघ मेले में कई पंडालों में जहां कथा और प्रवचन चल रहे हैं, तो वहीं रामलीलाओं का भी मंचन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में मेले में आने वाले श्रद्धालु और कल्पवासी भी इस रामलीला का मंचन देखने पहुंच रहे हैं। माघ मेले के सेक्टर 5 में अखिल भारतीय दंडी सन्यासी परिषद के अध्यक्ष स्वामी ब्रह्माश्रम महाराज के शिविर चरखी दादरी अन्य क्षेत्र में वृंदावन से आए कलाकार संगीत की धुनों पर रामलीला का मंचन कर रहे हैं। वहीं रात को इसी मंच पर भगवान कृष्ण की रास लीला का भी मंचन किया जा रहा है। संगम की रेती पर इन दिनों माघ मेला चल रहा है। माघ मेले में देश के कोने कोने से साधु संत पहुंचते हैं, जो कि संगम की रेती पर बने तंबुओं में कठिन साधना और तप कर रहे हैं। इन्हीं संतों में कुछ संत ऐसे भी हैं जो अपनी खास वेशभूषा और साधना के अनूठे अंदाज की वजह से लोगों के बीच चर्चा और कौतूहल का सबब बने हुए हैं। इन्हीं संतों में सोनभद्र के मारकुंडी से आए अमरजीत योगी भी शामिल है। अमरजीत योगी ने अपनी जटाओं में जौ उगा रखा है। इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से इनके पास आ रहे हैं। माघ मेले में अपनी जटाओं में जौ उगाने वाले हठयोगी अमरजीत योगी की साधना को देखकर लोग तरह तरह की चर्चाएं भी कर रहे हैं। कई श्रद्धालु यहाँ उनकी जटाओं में जौ की चर्चा करते हैं, तो वहीं कई श्रद्धालु उनके लिए खाने पीने का इंतजाम कर देते हैं। लेकिन इन सबसे बेखबर अमरजीत योगी अपनी साधना में लीन रहते हैं। संत अमरजीत योगी के मुताबिक उन्होंने 5 वर्ष का संकल्प ले रखा है। इस साल चौथे वर्ष उन्होंने अपनी जटाओं में जौ उगाई है। उन्होंने जटाओं में इस बार चना, उड़द और मूंग के भी बीज रोपे हैं। इसके साथ ही भगवान शिव को प्रिय भांग के भी बीज उन्होंने अपनी जटाओं में डाल रखे हैं। भोटिया डॉग्स का जिक्र आते ही शायद दुनिया की बाकी नस्लों के कुत्ते फीके नजर आते हैं। इनकी गिनती सबसे बुद्धिमान और ताकतवर नस्ल में होती है। बागेश्वर में चल रहे उत्तरायणी मेले पर इस नस्ल के कुत्ते खरीदे बेचे जा रहे हैं। पूरे मेले में ये डॉग्स बाजार मेलार्थियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। इस मेले में कुत्ते पालने के शौकीन और व्यापारी दूर दूर हिमालय क्षेत्र से पहुँचते हैं। आपको बता दें कि बागेश्वर में हर वर्ष लगने वाला उत्तरायणी मेला सदियों से भोटिया कुत्तों की खरीद का सस्ता बाजार रहा है। भोटिया या भोटी कुत्ते दरअसल तिब्बतन मस्टिफ की ही एक प्रजाति है, जो अधिकतर काले रंग के पसंद किए जाते हैं। भारी जबड़ा, सुडौल बदन और शांत स्वभाव इनकी खास पहचान है। वफादार होने के साथ इनके बुद्धिमान और बलवान होने की खूबी इनको और भी खास बनाती है। उत्तराखंड के जनपद उत्तरकाशी में पौराणिक, धार्मिक और सांस्कृतिक माघ मेले के चौथे दिन यहाँ फैशन शो का आयोजन हुआ। ये फैशन शो अपने आप में अनूठा था। दरअसल इस फैशन शो में स्थानीय युवक और युवतियों ने गढ़वाली परिधानों के रंग बिखेरने के साथ ही युवा पीढ़ी को इनसे परिचित कराया। पहाड़ के पारंपरिक पहनावे और आभूषणों से लकदक स्थानीय युवक युवतियों ने जब रैंप पर कैटवॉक किया तो पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। गढ़ फैशन शो में गढ़वाली जाड़, भोटिया, किन्नौरी, खापा सहित रंबाई, टकनौरी, बड़ा गड्डी और फतेह पर्वत क्षेत्र के परिधानों से सजे युवक और युवतियों ने कैटवॉक किया और स्थानीय संस्कृति से रूबरू कराया। ये हमारी किन्नौर की पोशाक है। इसे ये डोरी और इसे पागड़ा, गच्छी और इसे चली कहते हैं, और इसे चंद्रहार और इसे गऊ कहते हैं, और इसे तिमड़ा कहते हैं, और इसे कंठी कहते हैं, इसे दंत कहते हैं, और इसे हिमाचली टोपी कहते हैं। ये पहल रही है अपनी संस्कृति को यहाँ पर समझने का काम किया है और जनता जनार्दन को दिखाया है, और जितने भी बहनों ने इसमें प्रतिभाग किया है, मैं उन सबको भविष्य के लिए शुभकामनाएं पेश करता हूँ। बोकारो जिले के बेरमो विधानसभा क्षेत्र के घुटिया टांडा बस्ती के पास दामोदर नदी के किनारे पौराणिक और ऐतिहासिक देवी मां का मंदिर स्थित है। मकर संक्रांति के दिन यहाँ मेला लगता है। मेले के तीसरे दिन देवी मां को मानव रक्त का भोग अर्पित करने की पुरानी परंपरा है, जो आज भी चल रही है। लेकिन बदलते वक्त के साथ अब इसका स्वरूप बदल गया है। अब मानव बलि के बजाय श्रद्धालुओं के भीड़ के बीच मुर्गे को उड़ाया जाता है। फिर मुर्गे को लूटने के लिए लोगों में छीना झपटी और खींचतान मचती है। इस दौरान लोगों को खरोंचें लगती हैं, वो जख्मी होते हैं। जमीन पर जख्मी लोगों का जो रक्त गिरता है, उसे ही देवी मां को अर्पित भोग माना जाता है।
नदी मार्ग से विश्व की सबसे लंबी यात्रा पर निकले गंगा विलास क्रूज पर सवार विदेशी पर्यटकों का दल तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब, गोलघर और पटना संग्रहालय का भ्रमण करने के बाद आगे की यात्रा पर निकल पड़े हैं। स्विट्जरलैंड और जर्मनी के सैलानियों के दल को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों ने सम्मान पूर्वक उन्हें विदा किया। गौरतलब है कि 52 दिनों के सफर पर निकले गंगा विलास क्रूज को 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। गंगा विलास क्रूज वाराणसी से चलकर 3200 किलोमीटर की सफर तय कर असम के डिब्रूगढ़ बोगीबील बंदरगाह पहुंचेगा। 15 दिनों तक बांग्लादेश की जल सीमा में यात्रा करने के बाद गंगा विलास राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 के ब्रह्मपुत्र नदी में प्रवेश करेगा। यहां से गंगा विलास क्रूज असम के डिब्रूगढ़ के लिए रवाना होगा। मध्य प्रदेश के सागर जिले के बीना में एक निजी मैरिज हॉल में 3 दिवसीय अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन चल रहा है। देश के कई शहरों से सम्मेलन में शामिल होने आए किन्नरों ने पहले दिन देश में अमन और शांति के लिए कलश यात्रा निकाली, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जगह जगह स्थानीय लोगों के द्वारा किन्नरों का स्वागत भी किया गया। सभी किन्नरों ने 16 श्रृंगार करके सड़कों पर जमकर डांस किया। उनकी सुरक्षा को लेकर पूरे इंतजाम किए गए थे। सभी किन्नर एकत्रित होकर गांधी तिराहा से इमली वाली दरगाह पर पहुंचे, जहां दरगाह पर चादर चढ़ाई। उसके बाद पुराने बस स्टैंड, बड़ी बजरिया, महावीर चौक से होते हुए कच्चा रोड स्थित मां जागेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां पर मुकुट चढ़ाया। इसके बाद कच्चा रोड थाने के पीछे सर्वोदय चौराहे से होता हुआ नई सब्जी मंडी में आकर इसका समापन हुआ। आयोजक हाजी गुलशन नायक ने बताया कि देश की खुशहाली और कोरोना जैसी बीमारी देश से खत्म करने के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए हजारों किन्नर हर दिन दुआ कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जनपद पंचायत के ग्राम पाली की रहने वाली 90 वर्षीय गुरबारी यादव खुद को जिंदा साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं। दरअसल 2 साल पहले वह कागजों में मृत घोषित कर दी गईं। इससे उनकी पेंशन रुक गई और उन्हें जीवन यापन के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल ग्राम पंचायत सचिव की लापरवाही से महिला कागजों में मृत घोषित कर दी गई। लिहाजा दोबारा पेंशन पाने के लिए वो खुद को जिंदा साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं। वहीं अब रायगढ़ जनपद सीईओ रुपेंद्र पटेल ने मामले का संज्ञान लेते हुए महिला के पेंशन से संबंधित गड़बड़ियों की जांच करने के निर्देश दिए और साथ ही तत्कालीन सचिव के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए। सरकारी योजनाएं कैसे पेश हो रही है, उसका जीता जागता उदाहरण है ये तस्वीरें, जो खुले में शौच मुक्त की योजना को मुंह चिढ़ा रही है। तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले की। यहाँ सैकड़ों ग्राम पंचायतों में लाखों रुपए की लागत से सामुदायिक शौचालय भवनों का निर्माण तो हुआ, लेकिन पानी का इंतजाम नहीं किए जाने के कारण ज्यादातर शौचालयों में ताला लगा हुआ है। पानी की असुविधा एवं देखरेख के अभाव में लाखों की लागत से बने सामुदायिक शौचालय खंडर में तब्दील होते जा रहे हैं। जिला मुख्यालय से चंद किलोमीटर की दूरी पर छाटा ग्राम पंचायत में बने सामुदायिक शौचालय के छत पर लुढ़के पानी की टंकी एवं टूटे फूटे पाइप को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्राम पंचायत के कर्ता धर्ता स्वच्छता एवं शौचालयों की उपयोगिता को लेकर कितने लापरवाह बने हुए हैं। ऐसी ही तस्वीर मेहदवानी में तो जनपद पंचायत कार्यालय परिसर की भी है। यहाँ करीब 10 लाख की लागत से बनकर तैयार सामुदायिक शौचालय में तो निर्माण के बाद से ही ताला लगा हुआ है। मेहदवानी के स्थानीय ग्रामीण एवं पंचायत के जिम्मेदार बताते हैं कि पानी का इंतजाम नहीं होने के कारण शौचालय में ताला लगाकर रखा गया है, जिसकी जानकारी जनपद के आला अधिकारियों को भी है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। पर्यटक भी बड़ी संख्या में बर्फबारी का आनंद लेने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। जोशीमठ में डराने वाले हालातों के बीच भी पर्यटक औली आकार बर्फबारी के पूरे मजे ले रहे हैं। आपको बता दें कि ये बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन बद्रीनाथ के रास्ते पर स्थित है। यहाँ एशिया की सबसे लंबी केबल कार है, जो कि 4 किलोमीटर लंबी है। इस केबल कार में बैठकर पर्यटक औली के अद्भुत प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेते हैं और बर्फ से ढकी चोटियों के दृश्य देखते हैं।
प्राकृतिक खूबसूरती के कारण औली को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। औली के साथ ही इससे ऊपरी बुग्याल गोरसो कुंवारी पास में भी बर्फबारी के बाद नजारे खूबसूरत हो गए हैं। वहीं मौसम विभाग ने 19 जनवरी से 24 जनवरी तक पहाड़ों में बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है, जो कि पर्यटकों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। डिंडौरी के सिलपड़ी गांव की रहने वाली महिला बैगा आदिवासी लहरीबाई ने अनोखा बीज बैंक बनाया है, जिसमें करीब 25 प्रकार के मिलेट क्रॉप्स बीज का संग्रहण किया गया है। मिलेट क्रॉप्स यानी कि मोटे अनाज और उसमें पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, सांबा, रागी, कुट्टू और चना आदि अनाज शामिल हैं। लहरीबाई न सिर्फ अपने गांव बल्कि आसपास के दर्जनों गांव में घूम घूम कर लोगों को मिलेट्स क्रॉप्स के फायदे बता रही हैं। साथ ही उन्होंने निःशुल्क बीज भी मुहैया कराए हैं। खुद कलेक्टर उनके घर पहुंचकर बीज बैंक को देख रहे हैं। कलेक्टर ने बताया है कि इंटरनेशनल मिलेट ईयर की सूची में डिंडौरी जिले का नाम शामिल है और लहरीबाई इंटरनेशनल मिलेट ईयर सम्मान के लिए डिंडौरी जिले का चेहरा है और कलेक्टर खुद ही लहरीबाई की ब्रांडिंग कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभागार सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर लहरीबाई के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। भारत में चाय पर चर्चा से निकले मुद्दे अक्सर अखबारों या न्यूज चैनलों में सुर्खियां बन जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में इन दिनों एक चाय वाला चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल हापुड़ जनपद के धौलाना में एक युवक ने चाय की दुकान खोली है, जिसका युवक ने बेवफा चाय वाला नाम रखा है। बाकायदा बोर्ड पर नाम लिखवाकर यह चाय वाला चाय बेच रहा है। प्रेमी जोड़ों के लिए इस दुकान पर 15 रुपए में चाय मिलती है, तो प्यार में धोखा खाए युवाओं के लिए 10 रुपए में चाय दी जा रही है। चाय की दुकान चलाने वाले मोहम्मद कैफ के मुताबिक वह एक चाय की दुकान खोलना चाहता था। उसके दोस्त अक्सर प्यार में धोखा खाकर उसे अपनी किस्से कहानियां सुनाते थे। अपने प्यार में कई दोस्तों के दिल टूटते देख तभी उसे ये आइडिया आया और उसने अपनी चाय की दुकान का नाम बेवफा चाय वाला रख दिया। दुकानदार का कहना है कि जो भी प्रेमी जोड़े उसकी दुकान पर चाय पीने के लिए आते हैं, उन्हें 15 रुपए की चाय दी जाती है। वहीं जो युवक या युवती प्यार में धोखा खाते हैं, उनके लिए उसकी दुकान पर केवल 10 रुपए में चाय दी जा रही है। क्षेत्र में यह चाय की दुकान इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। लो जी, अब पुलिस का डंडा भी हाईटेक हो गया है। ये डंडा आला अधिकारियों तक लोकेशन और मैसेज भेजने में सक्षम है। इतना ही नहीं, ये रबड़ की गोलियां भी दाग सकता है। ये डंडा तो दिखने में आम छड़ी जैसा है, लेकिन मुसीबत में ये किसी जादुई छड़ी से कम साबित नहीं होगा। मेरठ के MIET इंजीनियरिंग के इनोवेटर श्याम चौरसिया ने पुलिस के लिए ये खास हाईटेक डंडा तैयार किया है। कोड से लेस ये स्मार्ट डंडा थाने से लिंक होगा। इस हाईटेक डंडे के माध्यम से सभी लोकेशन पर ड्यूटी पर तैनात जवान हमेशा अपने थाना के साथी और सीनियर अफसरों के संपर्क में बने रहेंगे। इसमें 2 बटन लगे हैं। पहला बटन मुसीबत में मदद मांगने के लिए है। इस बटन को दबाते ही ड्यूटी पर जवान की मुसीबतों में होने की सूचना तत्काल उनके चौकी और थाना के अधिकारियों तक पहुंचेगी, जिस पर तुरंत अमल करते हुए तत्काल लोकेशन पर पहुंचकर मदद पहुंचाई जा सकेगी। श्याम का कहना है कि अगर मदद मिली तो इस डंडे को और भी तकनीकी खूबियों से लैस करेंगे। श्याम के मुताबिक इसे बनाने में 3 महीने का समय लगा है और प्रोटोटाइप बनाने में 7,000 रुपए खर्च आया है। नैनीताल के भीमताल शहर की सुंदरता पर कभी भी ग्रहण लग सकता है। पूरा भीमताल खतरे की जद में है, तो ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने से शहर पर पल पल जोशीमठ जैसा खतरा बन रहा है। घोड़ाखाल से लेकर मेहरा गांव और आसपास का पानी की निकासी का इंतजाम ध्वस्त है, तो अगर कहीं नाले भी हैं, तो वो भी मलबा आने से बंद पड़े हैं। भीमताल शहर पर बने इस खतरे पर स्थानीय लोग चिंतित हैं। दरअसल भीमताल में ड्रेनेज सिस्टम की कमी है, तो सीवर सिस्टम पर भी काम होना है। कुछ स्थानों पर बनी नालियों पर अतिक्रमण हो गया है, तो शहर का लेआउट सिस्टम भी नालियों के लिए खराब है। हालांकि अब जोशीमठ के बाद भीमताल शहर के ड्रेनेज सिस्टम पर काम होना है, जिसके लिए सिंचाई विभाग और लोक निर्माण विभाग को सर्वे के निर्देश जारी हो गए हैं।
धर्मनगरी काशी में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के तहत मंगलवार को धर्मनगरी काशी गोवा के रूप में नजर आई, जहां एक और आसमान में सतरंगी गुब्बारे काशी की खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मां गंगा की गोद में लहरों को ट्रैक बनाकर बोटिंग रेस का आयोजन किया गया, जिसमें काशी के नाविकों ने अपना दमखम दिखाया। इस रेस में 13 टीमें शामिल हुई। 20 जनवरी को इस आयोजन का फाइनल होगा, जिसमें जीतने वाले को 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। आपको बता दें कि वाराणसी में विश्वनाथ धाम बनने और काशी को शंघाई देशों की सांस्कृतिक राजधानी भी घोषित किए जाने के बाद लगातार पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसे में पर्यटन विभाग काशी के पर्यटक और विदेशी मेहमानों को यहाँ की सभ्यता संस्कृति से रूबरू कराने के लिए तमाम तरीके के भव्य आयोजनों को संचालित कर रहा है। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के चिड़ियाघर को विश्व स्तरीय बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके लिए अब यहां पर अमेरिकी और अफ्रीकी महाद्वीप में पाए जाने वाले 311 प्रजाति के विदेशी जानवर और पक्षियों को लाया जा रहा है। एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत इंदौर जू से 5 शेर, 6 टाइगर, 8 घड़ियाल और लोमड़ी का जोड़ा विदा किया गया है। इन जानवरों को जामनगर के जू भेजा गया है। इसके बदले में यहाँ ग्रीन एनाकोंडा, विदेशी प्रजाति बंदर और पक्षी लाए जा रहे हैं, जिनके लिए विशेष पिंजरों की व्यवस्था भी की जा रही है। जू प्रभारी और MIC सदस्य नंदकिशोर पहाड़िया ने बताया है कि इंदौर जू के 3000 वर्ग फीट एरिया में सिंगापुर, दुबई, जर्मनी, स्विट्जरलैंड जैसे अत्याधुनिक फिश टनल, एक्वेरियम बनाए जा रहे हैं। जू में प्रवेश करते ही पर्यटक पारदर्शी टनल से गुजरेंगे, जिसमें आकर्षक मछलियां नजर आएंगी। ये अपनी तरह का अलग अनुभव होगा। जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तय सीमा के मुताबिक इंदौर के चिड़ियाघर में 4 शेर, 4 टाइगर ही रखे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ 10 शेर और 16 टाइगर्स हैं। 5 शेर और 6 टाइगर्स जाने के बाद भी इंदौर जू में 5 शेर और 10 टाइगर्स रहेंगे।